तरीके से इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व किया है? जय हिंद। चूंकि फाइटर जेट्स की बात हो रही है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ये कहना ज़रूरी है कि इंडियन एयरफोर्स की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। ये 8 अक्टूबर 1932 में हुई और पहला स्क्वाड्रन जो बना उसमें सिर्फ फ्लाइट बनी, स्क्वाड्रन नहीं बन पाया, सिर्फ 4 वॉपटी 2 एयरक्राफ्ट थे। और उनका काम था रिकग्नाइसेंस और बॉम्ब को ऊपर से गिरा देना। सर बीच में ये स्क्वाड्रन जो होती है, एक स्क्वाड्रन मतलब एयरफोर्स की एक टुकड़ी, इसमें कितने फाइटर जेट्स होते हैं? इसमें नॉर्मली 16 जहाज होते हैं। अच्छा। जो कि फाइटर्स होते हैं और 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं। इस तरह 18 का स्ट्रेंथ होता है। और अगर आप जाएंगे जो इसकी स्टॉक होल्डिंग डिपोज होती हैं उसमें 2 और होते हैं रिप्लेस करने के लिए। तो ये मान के चलिए जब हम 42 स्क्वाड्रन्स की बात करते हैं तो हम कहीं 840 जहाज की बात कर रहे हैं। तो आपने जो 8 अक्टूबर 1932 बताया, 32, ये 8 का नंबर बड़ा सिग्निफिकेंट होता है, शनि का नंबर होता है। देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनका नंबर भी 8 है सर, 17, वो भी ऑक्टेन में इसी में आता है। और मैं भी 8 सितंबर को समहाउ मेरा भी जन्मदिन है, तो ये 8 से बड़ा रिलेट कर पा रहा हूं मैं सर। लेकिन मेजर गौरव आर्य जी, ये फाइटर जेट्स की जब हम बात कर रहे हैं, मैं जरा ये भी जानना चाहता हूं, कहते हैं 1 के बराबर उधर के दुश्मनों के 2.5 होते हैं हमारे। वो जो हमारा जो जज्बा है, जज्बे के हिसाब से मैन बिहाइंड द मशीन, वो पायलट्स जो हमारे जांबाज पायलट कहते हैं कि आपका एयरक्राफ्ट जाए तो जाए, हमारा पायलट बचना चाहिए। ये क्यों कहा जाता है? देखिए, मैन बिहाइंड द मशीन ये सिर्फ एयरफोर्स का नहीं, नेवी में भी कहते हैं और आर्मी में भी ये कहा जाता है। और बात सिर्फ जज्बे की नहीं है, आई थिंक ये बात है सुपीरियर ट्रेनिंग की। जो लगातार ट्रेनिंग करते हैं फाइटर पायलट्स, खास तौर से बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइटर एयरक्राफ्ट्स। फाइटर एयरक्राफ्ट का जो पायलट है दैट इज द पिनिकल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। या फिर नेवी में जो फ्लाई करते हैं सब लोग, जो भी पायलट है, राइट, वो पिनिकल होता है प्रोफेशनलिज्म का, वो पीक है। और आई थिंक ही इज द टिप ऑफ द स्पीयर और शी इज द टिप ऑफ द स्पीयर। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ट्रेनिंग लगातार इतनी ज्यादा हो कि साहब ये जो ट्रेनिंग है दिस बिकम्स पार्ट ऑफ मसल मेमोरी। ट्रेन करते हैं रोज फाइटर पायलट, आपको सवेरे निकल जाएगा, सूरज निकलते ही पहले, फिर रात को फ्लाइंग होगी, और ये लगातार करते रहते हैं। बड़ा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है। और इस तरीके से एक फाइटर पायलट, और जो आपने बात बोली ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हथियार जो है या प्लेटफॉर्म है वो ठीक है, हमें बचाना है, लेकिन आप कभी भी देखिएगा एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, ठीक है, ऑल राइट, एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, कोई बात नहीं, भगवान न करे अगर पायलट को कुछ हो गया, दैट इज 10 times द ट्रेजेडी देन द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का फिर ले लेंगे, एयरक्राफ्ट तो चेक काटना है, हमें कौन सा लोन लेना है पाकिस्तान की तरह, एयरक्राफ्ट तो चेक काटना है। 10 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, लेकिन एक पायलट को रिप्लेस करना नाक से लकीरें खींचने के बराबर होता है। एक पायलट को रिप्लेस करना, आप फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए, ये जो कहते हैं ना, अभी कहा गया कि जो आप प्रैक्टिस कर करके किसी चीज को अपने सबकॉन्शियस में ले आए, मसल मेमोरी में ले आए। आप फर्ज कीजिए आप किसी घर में रहते हैं, वहां दाईं तरफ आप जाते हैं, आप बिजली को ऑन करने के लिए वो स्विच को दबाते हैं, अचानक आप किसी जगह नई जगह जाते हैं, वहां बाईं तरफ वो स्विच है, लेकिन आपकी आदत क्योंकि पड़ी हुई है, आपका बायां हाथ नहीं दायां हाथ उधर जाता है, और इस तरीके से बाद में आपको याद आता है अरे स्विच तो इधर था। ये होती है वो प्रैक्टिस, वो ड्रिल, जिसके तहत आपको बड़ी बड़ी चीजों को साधना होता है। डिसिप्लिन का पिनाकल, आपको अनुशासन में इतने दिनों तक कैसे रखा जाए कि फिर हर चीज आपके लिए आसान हो जाए, वो होता है एक फाइटर पायलट। लेकिन कैप्टन श्याम, मैं आपके पास आ रहा हूं, नेवी में भी बड़ा रोल है। वहां हम देखते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर हो या आपके वो मंडराते हुए, खास तौर से अब जैसे हमारा कह रहे हैं कि टोही विमान भी नेवी का अलग आएगा, फाइटर जेट्स भी वहां क्या रफेल अलग आ रहे हैं, ये हर चीज वहां की अलग क्यों होती है? धन्यवाद दिनेश जी, शनोवर्ण। देखिए, सबसे पहले तो मैं 8 से जोड़ूंगा, 17 सितंबर मेरा बर्थडे है। अरे वाह, क्या बात। और मोदी जी के साथ कनेक्ट करता हूं इस हिसाब से, और देश की जनता के साथ भी कनेक्टेड हूं अभी आपके थ्रू। देखिए, सबसे पहले मैं खुद एक पायलट हूं और इस हिसाब से मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है ये सब सुनकर आप सभी से। और जो जैसे हमने बताया एयरफोर्स की शुरुआत जैसे हुई, उसके बाद ही अर्ली 50s और 60s के बीच हमने नेवल एविएशन की स्थापना की। नेवी का कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन और स्टैंड अलोन सिस्टम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में जरूरी था कि हम जमीन के, ये पानी के नीचे और जो उसके ऊपर, जो ऊपर का आकाश है, उन दोनों को हम डोमिनेट करें। इसलिए हमने धीरे धीरे अपना नेवल एविएशन बनाया और 8 के करीब करीब एयरक्राफ्ट से हमने हेलीकॉप्टर और जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है उनसे स्थापना की, कोचिन से शुरुआत की। और 61 में हमने INS विक्रांत, जो पहले ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसे खरीदा और उसमें हमारे सी हॉक पहले हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट आए और एलिजेस भी आए उसमें, और उनको हम भारत में लेके आए। ये जो आप बता रहे हैं सर, वो लगभग हमारी बिगनिंग जो है, वो हमारी जितने भी ऑर्गन्स हैं फोर्सेस के, उनकी बड़ी हम्बल रही है सर। हम्बल बिगनिंग हुई है। और खास तौर से आपने फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की है, तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट मैन जो आप बात कर रहे हैं,
उसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो आजकल के फाइटर्स हैं। मैं शुरू कर रहा था बिगनिंग से, उसमें हाई जी बेयर करने की टॉलरेंस होनी चाहिए। हाई जी, ये ग्रेविटेशनल पुल, ये जब आप खड़े होते हैं ना, 8 to 9 जी का पुल करता है जब वो अपने उसमें जाता है, लूप में जाता My है। God। तो वो उसके लिए हाई जी सर जो आप कह रहे हैं, मतलब मैं अभी जितना वेट है मेरा, हाँ। अगर मैं उसमें हूं तो गुणे 9 कर दूं। 9 गढ़, लेकिन हाई जी सूट पहनता है तो सूट उसके ब्लड फ्लो वगैरह को कंटेन किए रहता है। इसीलिए एक कैटेगरी और होती है जो हट के है बाकी से, वो ये है A1 G1। जब तक आप एयर 1 नहीं होंगे और ग्राउंड 1 नहीं होंगे, हाँ। तब तक आप फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए वर्दी नहीं होते हैं। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, हाँ। मिसाइल जो आपकी होती है, जो आपका एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट आपने बात की 2.5 गुना, ये 2.5 गुना जो आपने बात की, बिल्कुल सही बात की है। क्योंकि एक स्टडी हुई थी, वो चाइना वर्सेस इंडिया की हुई थी, कि चाइनीज एयरक्राफ्ट एंड इंडियन एयरक्राफ्ट और सिमिलर कैपेबिलिटी एंड आर फाइटर पायलट एंड देयर फाइटर पायलट, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो हमारा 1 मैन 1 मशीन कॉम्बिनेशन उनके 2.5 के बराबर। ये तो होना ही था सर, हम शुरू से घोड़ों वाली लड़ाई में माहिर हैं। हम 2.5 घर अलग से चलते हैं। देखिए जरा ये खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना ने दिया पाकिस्तान को चकमा। हम इस खेल के भी महारथी हैं, हम करते नहीं हैं ये छद्म तरीके की लड़ाई। लेकिन अगर फिर ऐसा है कि छद्म लोगों से ही मुकाबला है, तो देखिए हमने क्या किया। राफेल के रडार सिग्नेचर वाले ड्रोन उड़ाए। पाकिस्तान के रडार सिस्टम ने ड्रोन को राफेल समझा। वायुसेना ने बंसी और लक्ष्य जैसे डिकॉय ड्रोनों का इस्तेमाल किया, और इस तरीके से मेजर गौरव आर्य, बंसी बच गई उधर। जी, मुबारकबाद मैं देता हूं पाकिस्तानी एयरफोर्स को, पाकिस्तानी आर्मी को। भाई आपने, मैं तो कह रहा हूं 5 नहीं, आपने 50 राफेल गिरा दिए। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही अच्छा काम करा। अब जाके धीरे धीरे ना प्याज की परत, धीरे धीरे प्याज की परत खुल रही है, और ये पता लग रहा है कि जो पाकिस्तानी क्लेम कर रहे थे राफेल मार दिए, राफेल, एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। टेलीविजन में जाके साहब, टेलीविजन में जाके उनके ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हमने इतने राफेल मार दिए। और सही बात है, जब इंटरव्यूअर ने पूछा कैसे मार दिए, कह रहा सोशल मीडिया पे मार दिए। यही है वो सोशल मीडिया वाली कहानी। राफेल मार दिए, कांग्रेचुलेशंस, वेल डन। मुगालतों का कोई इलाज नहीं होता। कहते हैं कि कुछ भी पालो, हाथी घोड़ा बिल्ली पालो, लेकिन मुगालता मत पालो। उधर तो मुगालते ही सबसे फेवरेट पेट हैं और उसी को पाला जाता है और उसी को पोसा जाता है। लेकिन अब मैं सर एक बात समझना चाहता हूँ, ये जनरेशन क्या होती है सर फाइटर जेट्स की? जनरेशन में ये होता है कि जब फर्स्ट जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट थे, उसमें जिस तरह की एवियोनिक्स थी, जिस तरह के फायर कंट्रोल रेडार्स थे, और जिस तरह के इंजन की पावर थी और इंजन की थ्रस्ट वेक्टर, तो 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज, मेरे पास अपने टारगेट को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, जैसे लेटेस्ट जनरेशन में आप देखते हैं IRST भी आ गया, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। अच्छा, मतलब इंफ्रारेड को भी हम सर्च कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी आ गई। ओके। पहले रेडार के साथ थी जो फायर कंट्रोल रेडार बोलते हैं। एवियोनिक्स आगे की एयर सिचुएशन जो है वो कॉकपिट में अवेलेबल हो गई। अच्छा। हेलमेट माउंटेड आपके वो आ गए, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो जरूरी हैं वो हेलमेट के ऊपर आते हैं, आप ऊपर दे सकते हैं। तो सर हेड अप डिस्प्ले आ गया। सर जैसे वीडियो गेम में कई बार जो हम वो खेलते हैं, Correct। तो उसी तरीके से आपको हेलमेट में सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपका जो हेड अप डिस्प्ले हो गया, मतलब आप टारगेट को देख भी रहे हैं और आपके सारे जरूरी इंफॉर्मेशन आ भी रही है। आपकी स्पीड, आपके एंगल ऑफ अटैक, आपका एंगल ऑफ अटैक, बाकी चीजें आपके सामने आ रही हैं। और आपके पास मिशन कंप्यूटर आ गया, आपके पास फेडेक आ गया, फुल अथॉरिटी डिजिटल कंट्रोल। दैट मींस आप प्रोफाइल फ्लाइंग कर सकते हैं। तो अब आप जनरेशन 1 लीजिए, जनरेशन 2 लीजिए, जनरेशन 3 लीजिए। अभी कहां तक पहुंच गए? अब हम जनरेशन 5 पर 5 तक पहुंच गए, लेकिन उसमें स्टेल्थ के फीचर आते ही वो 6 हो जाए। उसको 5+ बोलना चाहिए। 5+। लेकिन सर ये जो 5+ वाला है मामला, ये अब सैचुरेट हो रहा है, सब कुछ आ गया, या इसके अलावा अभी जहां और आता हूं आपके पास सुपर सुखोई Su-30 MKI अपग्रेडेड डील। रक्षा मंत्रालय से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मंजूरी, 13,500 करोड़ रुपए के करार को मंजूरी। 12 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। सर ये अपग्रेडेशन कैप्टन श्याम जो किया जाता है, कि ये इसलिए किया जाता है, जाहिर है नया खरीदना बड़ा महंगा सौदा होता है, तो आप अपना पुराना जो लिया होता है उसको अपग्रेड करते हैं। लेकिन ये अपग्रेड करना उस नए को लेने को क्या रिप्लेस कर पाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़े से एक एनालिटिकल व्यूज दूंगा, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए, जब आप ये जनरेशन की बात करते हो तो हमारा जो यूथ सुन रहे होंगे हमको, मैं बता दूं आपको, जब पायलट बनते हो आप सबसे पहले, तो आपको वही कंप्यूटर गेम की टेस्ट होती है। जब आप इंडक्ट होते हो एज ए फाइटर पायलट, तो आपको एक गेम खेलना पड़ता है जिसको कहते हैं PAVT या CPSS। आज जब तक वो आप क्लियर नहीं करोगे, बाय द वे, एक ही बार चांस मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। आप सिविल जो आप कह रहे हो ना सर, आज के बाद वो अपने माता पिता को दलील देंगे, हम तो तैयारी कर रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और जहां तक रेट्रोफिटमेंट की बात है,
तो आप पुराने इक्विपमेंट को अपग्रेड करना चाहते हो, इसलिए कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और उसी सिस्टम को आप एवियोनिक्स को डेवलप करते हो। मेनली क्या डेवलपमेंट होती है, एयरफ्रेम चेंज नहीं हो सकता, इंजन तो इंजन ही रहेगा। मेनली हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्वीट्स जो है और वेपन कैटेगरी है और उनका इंटीग्रेशन। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, रैम्पेज मिसाइल जो मिग-29 में हमने इजराइल से इसी साल जनवरी में खरीदा, 250 किलोमीटर का, जो एयरफोर्स और नेवी दोनों में काम कर रहा है और जिसके साथ हम कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे और बहुत घबराहट थी हमारे दुश्मनों के अंदर में ये रैम्पेज डिस्टेंट ऑपरेशन से एयर डिफेंस सिस्टम से बाहर रख के मार कर पाएगा। तो ये जो एवियोनिक्स का जो अपग्रेडेशन है और जो हमारा मिसाइल्स का इंटीग्रेशन है और इंडियनाइज्ड लॉन्चर से अगर उसको हम कर सके और काट सके। आपने सुना होगा राफेल के बारे में कोड की बात चल रही है लगातार कि हमें कोड नहीं दे रहे, कोड नहीं दे रहे। कोड जैसे मिलेगा, हमें पता है HMS जब हमने हर्मेस खरीदा था सिकिंग में इलेक्ट्रॉनिक सूट्स 1991 में, उसको तोड़ा और हमने बना लिया। तो आप कह रहे हैं अपग्रेडेशन से रिप्लेसमेंट एक तरीके से हो जाता है काफी हद तक। लेकिन एक बात सर, मैं आपसे, आपने कहा प्याज, प्याज की परतें इनकी उधड़ नहीं रही हैं सर, इनकी प्याज कट रही है बारीक बारीक, वो भी। अब ये प्याज लेकिन जो उधर कट रही है, इधर की तैयारियां आप देख रहे हैं, भारत लगातार अपग्रेड कर रहा है। एयरफोर्स के मामले में हमारे जो 2.5 फ्रंट वाला, एक आधा तो छोड़ दीजिए, लेकिन इधर चाइना और इधर पाकिस्तान, हम किधर हैं सर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू रियली इंप्रूव। मैं आपको सही बात बताता हूँ, जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की हम लोग बात करते हैं कि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 है हमारी, हमारे पास इस वक्त लगभग 31 हैं, लेकिन ये 31 भी ध्यान रखिएगा इसमें से कई सारे फेज आउट हो रहे हैं। तो अगर आपने यही एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने यही बात बोली और अक्सर बोली है, साफ बोली है कि इफ यू डू नॉट हैव 35 to 40 एयरक्राफ्ट इंडक्टेड एवरी ईयर यू विल बी इन डीप ट्रबल। ये बात सच है, लोगों को बतानी भी चाहिए, राइट? हाँ, एज फार एज द पाकिस्तानी एयरफोर्स इज कंसर्न, हम उनसे काफी आगे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं सर। ये लेकिन तय कैसे हो? जैसा आपने बताया कि 31 स्क्वाड्रन है, 42 हमको चाहिए, हमारी कितनी स्क्वाड्रन होंगी तो हमारे लिए काफी पड़ेंगी, ये तय कैसे होता है? ये भी एक समझनी बड़ी आवश्यक बात है सर। ये कैसे कि हमारे लिए 42 काफी? देखिए, ऐसा ये थ्रेट परसेप्शन को लेकर के तय होता है, ये हम सब जानते हैं। जो भी आपको वेपन्स चाहिए और दूसरे एडवर्सरी के पास क्या आ रहा है उसको लेके तय होता है। अगर एडवर्सरी के पास J-35 आता है या F-35 आता है तो होल सिनेरियो चेंजेस अकॉर्डिंगली, यू टू मैच अप। तो दो चीजें हो गई, एडवर्सरी की एक फोर्स लेवल क्या है और उसके पास किन टारगेट्स में आप इंटरेस्टेड हैं, जो एक पूरे देश की एक टारगेट फोल्डर बनता है। उस टारगेट फोल्डर में एयरफोर्स को जो एलोकेशंस है उसको डेसिमेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और आती है जो आपने पूछा, क्या ये जो आप इसको आगे ले लेंगे सर? ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं खबर बता दूं जरा, वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता अब धीरे धीरे एयरफोर्स में भी बहुत आ रही है। DRDO और इंडियन एयरफोर्स मिलकर बना रहे हैं कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम। अवैक्स विमानों का काल बनेगी या नई टेक्नोलॉजी? ये क्या है? EW सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या है? कैसे हम इसमें आत्मनिर्भर होने से? कहा जा रहा था, पहले कहा जाता था कि एयरफोर्स ही ऐसा है जिसमें निर्भरता बाहर ज्यादा है, क्या ऐसा था? बिल्कुल सही। सबसे पहले नेवी में आत्मनिर्भरता की कहानी शुरू हुई। ठीक। अगर आप मानेंगे फाउंडेशन, तो नेवी ने सेटअप की कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, सबमरीन्स के लिए नेवी आगे आई। उन्होंने अपना डिजाइन ब्यूरो अपना बनाया और आगे बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब रही बात एयरफोर्स की, एयरफोर्स सबसे पीछे रही क्योंकि हमारे पास जो LCA का एक्सपीरियंस रहा 30 साल से बनता रहा लेकिन कुछ नहीं आया सर। लेकिन एक चीज, आप जैसे आज डिजिटल करेंसी तक में हम पहुंच गए हैं, लेकिन जितना आपका डिपेंडेंस इस तरह की ऑटोमेटेड चीजों में बढ़ता है, उतना ही एक छोटा सा कहीं ग्लिच आया और बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली जो बात है, अब डिपेंडेंस अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा है तो क्या ये कहीं एक लिमिटिंग फैक्टर भी बनता है सर? नहीं, लिमिटिंग फैक्टर इसलिए नहीं बनता। जब आप जहाज में डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, तो हमेशा आप उसकी शील्डिंग करते हैं, उसको फेराडे केजेस में रखते हैं, उसकी इस तरह के करके रखते हैं कि आपको वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो दिक्कत है। जो EW की बात आप यहाँ कर रहे हैं, वो EW इसलिए कि अगर आप ट्रांसमिट करते हैं तो आपका ट्रांसमिट करने के लिए स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है। ठीक। आप VHF में ट्रांसमिट कर सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी में, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में। इन पूरे को आप ब्लॉक नहीं कर सकते बारात जामिंग के कारण भी। लेकिन अगर आप जायंट फ्रीक्वेंसी रखते हैं और क्विकली आप चेंज ओवर कर सकते हैं तो आप जैम कर सकते हैं, आप स्पूफ कर सकते हैं। ये सर अगली खबर बताता हूं। ये देखिए, ये किस तरीके से जैमिंग होती है, स्पूफिंग होती है, इसको और इलैबोरेट करेंगे आगे। लेकिन रक्षा क्षेत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बेंगलुरु की कंपनी केपलर एरोस्पेस के साथ रक्षा मंत्रालय का करार, दुनिया की पहली ISR स्वामिंग सैटेलाइट बनाएगी कंपनी। इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस पर फोकस होगा। पाकिस्तान में सर क्या चल रहा है ये अपग्रेडेशन? क्योंकि वहां पे भी वहां की एयरफोर्स अपनी पीठ खूब ठोकती है जी। वहां पे मैं आपको एक बात बता दूं दिनेश भाई, साफ सीधी बात है कि उनके पास फंड्स नहीं है। इन सब के लिए एक तो विजन चाहिए आपको। पहली चीज विजन चाहिए, दूसरी चीज विल चाहिए और तीसरी चीज जो कि एक्चुअली मेजर गौरव को फुल फ्रेम रखिए प्लीज जी। ये आपको चाहिए बहुत बड़ा पैसे का भंडार।
उसके बिना नहीं होगा। आप सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, आप किसी चीज की भी बात कर रहे हैं, आज की तारीख में आप ये देखिए, बाद में बीच में चल रही थी ना J-35 दे देगा चाइना, 50% डिस्काउंट पे दे देगा चाइना। ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला? आपने पाकिस्तान का नाम लिया, ख्वाजा आसिफ क्या बोलता है? नहीं नहीं, खबर सब झूठी है, सब सोशल मीडिया पे, हम तो कुछ नहीं ले ही नहीं सकते, इनके पास वो पैसे ही नहीं है। चाइना कब तक फ्री में देगा? आज की तारीख में भारत कहता है कि पता नहीं हम दर्जनों सैटेलाइट, और अगले साल अप्रैल में हमारा इनिशियल खेप चला जाएगा अंतरिक्ष में। वी विल हैव एन एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट्स, एंटायर कॉम्प्लेक्स, जो पूरी दुनिया को देखेंगी। और कैसे? वो सर ने समझाया था, सर ने एक बार समझाया था कि सैटेलाइट्स क्या है, कि एक ड्यूरेशन के बाद आती हैं। इससे क्या होगा कि आपका 24 घंटे जिस एरिया को आपको दुनिया को देखना है, आपको देखना है ना चाइनीज आर्मी की क्या मूवमेंट हो रही है, फट से फट पाकिस्तानी एयरफोर्स क्या कर रही है, वहां पे आपने पकड़ लिया। ये पाकिस्तान के पास नहीं, लेकिन चाइना तो उसको मुहैया करा ही रहा है इंफॉर्मेशन। देखिए बात ठीक है कि चाइना करवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी अपने आप को डैमेज कर रहा है। अगर आपकी अनुमति हो मैं छोटा सा बताइए। यूएसएसआर कैसे टूटा? यूएसएसआर ऐसे टूटा कि वो अमेरिका के साथ एक आर्म्स रेस में फंस गया। अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री, पैसे की कोई कमी नहीं, रशिया कम्युनिस्ट कंट्री, पैसे की बहुत कमी। यही हमें पाकिस्तान के साथ करना है। ठीक है, चाइना मदद करेगा, लेकिन हर बार चाइना मदद करता है पाकिस्तान के गुर्दा, कलेजी और हड्डी के अंदर का गूदा निकाल देता है। ये फ्री की मदद नहीं है भाई, पहली चीज। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर भारत ऐसे ही खर्चा करता रहा, पाकिस्तान विल डू इट्स बेस्ट। पाकिस्तान को जमीन बेचनी पड़े या जमीर बेचना पड़े, पाकिस्तान हथियार लेकर आएगा, और ये हमारे लिए अच्छा है। लाओ, पाकिस्तान को जमीन बेचनी पड़े या जमीर बेचना पड़े, वो लेकर आएगा हथियार। लेकिन मैंने अभी एक मीम देखा सर, वो जिक्र बड़ा जरूरी है जी। मीनवाइल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जस्ट अबव कराची, और वहां पे अपने एक बच्चे को लेके एक भिखारन खड़ी हुई है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से झांकता हुआ एक अंतरिक्ष यात्री दिखाई दे रहा है। ये है पाकिस्तान की रेपुटेशन, और ये इंडिया का नहीं था, बाहर किसी ने डाला हुआ था। इंडिया का सोचा जा सकता है खुंदक की वजह से डाल रहे हैं। अगली खबर दिखाता हूं, जेवलिन खरीदना चाहता है भारत, को प्रोडक्शन को लेकर अहम बातचीत चल रही है। अमेरिका की एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन खरीद के साथ ही प्रोडक्शन को लेकर बात। सर, मैंने इतनी तेजी रक्षा निर्माण के मामले में और रक्षा खरीद के मामले में पहले नहीं देखी सर। दिनेश, जेवलिन की बात जो है, हम जब ये बहुत बड़ी बात हो रही कि वो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। जब मैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड में था, आई वाज डायरेक्टर देयर, उनकी टीम आई थी यहाँ पर, और हमारी यही बात टूट गई थी इस बात पर कि उन्होंने कहा हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा, मगर इस युग में जो करंट गवर्नमेंट है, जो करंट डिस्पेंसेशन है, अब वो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये उसका एडवांस वर्जन है। ये 6 किलोमीटर तक मार कर सकता है, ये मोर प्रिसाइज है, और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अच्छा, ये 2500 मीटर से आगे बढ़ गया है मामला सर? हाँ, 2500 मीटर से आगे बढ़ गया अभी। अच्छा। तो ये 6 किलोमीटर तक कर सकता है, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मॉडर्नाइज्ड एडवांस वर्जन है। मतलब 2.5 किलोमीटर से बढ़ के अभी ये 6 किलोमीटर तक चला गया है। अच्छा। हालांकि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हम फ्लैश कर रहे हैं उसमें 2.5 किलोमीटर दिखा रहे हैं, लेकिन ओके, तो हम 6 के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांग रहे हैं, क्योंकि 2.5 तो हमारे पास इनवार वगैरह वो 4 किलोमीटर करती हैं। ठीक है, कॉन्कोर करता है 5 किलोमीटर। तो हमें कुछ अभी लंबी दूर मार करने वाली चाहिए। अच्छा, और जो ज्यादा प्रिसाइज हो। ठीक है, और इसका क्या है, टॉप अटैक करती है टैंक के ऊपर। ठीक है, टॉप अटैक करती है टैंक का सबसे जो वल्नरेबल पोर्शन होता है, वीक पोर्शन होता है, वो गौरव बताएंगे, वो टैंक का टॉप होता है। हाँ, क्या बोलते हैं सर उसको? क्या बोलते क्या है सर? टर्रेट ही बोलते हैं। कपोला है, ऊपर कपोला होता है, ऊपर से टर्रेट होता है जो घूमता है पूरा। दैट इज द वीकेस्ट पार्ट। वो कम से कम आर्मर उधर लगा रहता है। अच्छा, ये वायर गाइडेड नहीं है ये। अच्छा, तो नॉर्मली हमारी आप देखेंगे कोई भी ATGM होगी, वो ज्यादातर पीछे से वायर गाइडेड होगी, पतला सा तार जाता है ऐसे लंबा सा, 2-2-3 क्या इधर से जुड़ा रहता है सोर्स से? हाँ, सोर्स से जुड़ा रहता है, गाइड करता है उसको। अच्छा, ये ऐसी नहीं है। अच्छा, ये एक बार ऐसे टेक ऑफ करेगी, देन इट सडनली गोज लाइक दिस, और जैसे कि आप देखते हैं कोबरा डंक मारता है, ये ऊपर से आती है और सीधा गिरती है, कड़ाक ऊपर से, टॉप अटैक। हमारी भी नाग मिसाइल जो बन रही है वो इसी रेंज की है, और वो ऐसे ही मारती है। और जब गौरव ये बता रहे हो तो उनको फुल फ्रेम रखिए। ये देखिए, उन्होंने बताया कोबरा मैन्यूवरिंग क्या होती है। ये फाइटर जेट्स भी करते हैं, खासतौर से सुखोई के बारे में। फाइटर जेट ही करते हैं, ये फाइटर जेट ही करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात है, Su-30 का नाम आया था। Su-30 MKI क्यों पॉपुलर हुआ था? इसका इंडक्शन पुणे में हुआ था। पहले एरोस्पेस शो में जब ये गया, तो इसने जो ऊपर से जाके कोबरा मैनोवर, कॉल्ड कोबरा मैनोवर। ठीक है, कोबरा मैनोवर क्या करते हैं, आप स्ट्रेट अप जाते हैं, दोनों इंजन ऑफ कर देते हैं, ये धड़ाम से नीचे गिरता है। एंड इसी इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी मिसाइल मैनोवर। ये हमने अभी कुछ देर पहले बंसी की भी बात की थी। ये देखिए, कैप्टन श्याम हमारे साथ मौजूद है, श्याम भी है और बंसी भी। अगली खबर देख लीजिए, उसके बाद हम इनके पास चलते हैं। इजराइल पर हूती ने किया हमला, यमन से हूती का मिसाइल अटैक
आईडीएफ ने किया सभी मिसाइल, जरा फ्लैश कीजिए, आईडीएफ ने किया सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट, हूती के सभी हमले हवा में नाकाम। अब ये हूती को इतना रिसोर्सफुल, मैं कैप्टन श्याम देख रहा हूं, उनके पास इतना सब कुछ, और बीते दिनों तो मैं देख रहा हूं एक के बाद दूसरा जहाज डुबोने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए हूती जो एचएचएस का इनका कॉम्बिनेशन है हिजबुल्लाह और हमास के साथ, अब ये बार बार रेड सी को अफेक्ट करते रहते हैं और सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करके वर्ल्ड का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इनको अच्छी तरह से पीटा था। कुछ मिसाइल्स इन्होंने इलेट पोर्ट की तरफ इजराइल भेजा था रेड सी के थ्रू। हमारे भारतीय शिप भी वहां पर थे। ये इंड्यूरिंग फ्रीडम जो ऑपरेशन चलाया गया, कुछ तो डिस्ट्रॉय, एक टास्क फोर्स चाइना का भी बहरीन के बाहर निकल के वॉलीबॉल खेल रहा था उन दिनों जब ये पिछले साल कहानियां हुई थी। लेकिन हूती को मारना जरूरी इसलिए है कि यमन का जो जगह है, ये बाब अल मंडेब जो चोक पॉइंट है, वर्ल्ड का बहुत ही सामरिक जगह है जहां से हमारे सारे कार्गो शिप्स गुजरते हैं और मेडिटेरियन। हूती का इलाज होता क्यों नहीं है फिर? देखिए इनका इलाज तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट लाल सागर को कब्जा किया हुआ है इन्होंने एक तरीके से। इतना छोटा चैनल है और इतना छोटी जगह है जहां पर वो मैं तो बताऊं भारतीय नौसेना के शिप जब वहां से गुजरते हैं, मर्चेंट शिप के गुजरते हैं, ये बगल में बोट से आके चढ़ जाते हैं और 40 किलोमीटर के बाद फिर उतर जाते हैं, हमारे शिप्स को यूज करते हैं एज ए ट्रांसपोर्टेशन। आप समझिए इस तरह की हालत है वहां पे। ये एक्चुअली फैक्ट है, जहां सारे शिप्स वहां से गुजरते हैं वो उनके एक तरह से वर्चस्व में रहते हैं। तो ये आप ये देखा है ना अपने गांव कस्बों में, मोहल्ले के जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, पास से गुजरती गाड़ी में बैठते हैं, कहते हैं किराया नहीं, और कुछ देर बाद उतर जाते हैं, वो वाली हालत है वहां। अगली खबर देखिए, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। S-400 बहुत नाम सुना होगा आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि भारतीय कंपनी S-400 का मेंटेनेंस करेगी। आत्मनिर्भरता केवल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं चाहिए होती, मेंटेनेंस में भी चाहिए होती है, और ये मेंटेनेंस में आत्मनिर्भरता आना ये बहुत अच्छी खबर है भारतीय फोर्सेस के लिए। रूसी कंपनी के सहयोग से किया जाएगा ये मेंटेनेंस। मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि अब तक रूसी कंपनी करती थी ये मेंटेनेंस। सर, ये मेंटेनेंस के मामले में भी आत्मनिर्भरता ये बहुत जरूरी है। हाँ। मेंटेनेंस अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सिस्टम को आप ऑपरेट कर लेंगे, लेकिन अगर सिस्टम में खराबी आती है, जो आती रहती है, उसको कौन करेगा? और ये बेल और बीडीएल के पास जा रही है। अच्छा। डीआरडीओ की मदद से। तो बेल के पास जा रही है, इसका मतलब जो इसका सोर्स कोड है, जो इसका कोर है, एक्चुअली इस पूरे सिस्टम का कोर सोर्स कोड है, क्योंकि मिसाइल्स हैं और एक सिस्टम है देखने वाला, इन दोनों को जोड़ने वाला, फिर आईएससी से कनेक्ट करने वाला। इस सोर्स कोड को जरूर बेल लेगी तो उसके मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसको हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहते हैं, और हार्डवेयर मेंटेनेंस जो है बीडीएल के पास जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इन टाइम्स ऑफ वॉर अगर कोई लड़ाई होती है, हम अपने सिस्टम को खुद मेंटेनेंस करने में सक्षम हैं। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता मेजर गौरव आर्य, वो इतने खतरनाक जो फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान के पास, थर्मोकॉल के बने हुए, गत्तों के बने हुए, उनका मेंटेनेंस कैसे होगा? उनका मेंटेनेंस कुछ नहीं, इनके आधे तो निपट गए ऑपरेशन सिंदूर में। और ये देखिए ना, पाकिस्तान का मंत्री जब अमेरिका जाता है वो क्या बोलता है कि साहब भारत के जेट आए थे, इतनी मिसाइलें आई थी, 80 जेट उड़ रहे थे हवा में, आप कुछ हमें दीजिए। देखिए ना, एंड में बात ये होती है कि चाइनीज माल की पोल खुलती है बॉस, ये बात सच है। चाइनीज माल की पोल खुलती है, और चाइनीज माल की पोल ऐसी है कि अब पाकिस्तान चाहता है कि जेट्स और जगह से ले। They know that Chinese jets do not work. They know for sure. कॉम्बैट में टेस्ट हो गया, चाइनीज जेट फेल हो गए, इसलिए चेंगडू एविएशन की जो शेयर प्राइस थी वो गिरी थी। यही सच है। तो ये चाइना की पोल पहली बार नहीं खुल रही है, लेकिन उसके बावजूद उसका ढोल इतना बड़ा क्या है, समझेंगे एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले भारत आ रहे अपाचे हेलीकॉप्टर जरा देखिए। अपाचे सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर्स में से माना जाता है, और सेना को जुलाई में 3 अपाचे मिलने वाले हैं। AH-64 अपाचे जोधपुर में तैनात होंगे, और इंडक्शन के साथ ही इनको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। दुनिया के सबसे घातक हेलीकॉप्टर्स में अपाचे की गिनती होती है। सर, लेकिन अब ये भी बताइए कि ये जो हम सुनते हैं LCA, लाइट कॉम्बैट, AMCA, ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट, ये सब क्या होता है सर? और ये कितने तरह के मोटे तौर पर ये जेट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल होता है फोर्सेस में? आपको 3 लेवल में जेट्स चाहिए। अच्छा। एक तो आपको चाहिए जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, जो आपके कैप सॉर्टीज में जो आजकल मल्टी रोल में हो जाता है। अच्छा। और जो आपको इसकी उपयोगिता क्या होती है? इसकी उपयोगिता ये होती है कि करीब उड़कर ये करीब उड़ करके, और आपका जो जहाज जा रहा होता है, अगर कोई आता है तो उसको एंगेज कर। तो सर, ये जेवलिन स्टिंग वगैरह का निशाना आसानी से बनते होंगे क्योंकि नीचे उड़ रहे हैं? ऊपर होते हैं जहाज में, लेकिन निशाना आसानी से बन सकते हैं। आपने स्टिंगर मिसाइल्स की बात की, इसी तरह आपने यूक्रेन और रशिया वॉर में देखा था। यहाँ पर आपकी एजिलिटी वर्सेस उनकी एजिलिटी काम आती है, लेकिन ये आता है। उसके बाद मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आते हैं, आजकल सारे मल्टी रोल में आ रहे हैं। उसके बाद हैवी। तो आप जैसे आपका Su-30 MKI है, इट्स अ वेरी हैवी एयरक्राफ्ट,
लेकिन सुपर मैन्योरेबल, इसको बहुत इंजन पावर है इसमें। अच्छा। इसकी इंजन पावर इतनी कि रफाल से बहुत ज्यादा है। अच्छा। लेकिन रफाल वेट अभी भी ज्यादा कैरी कर सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर जो है कंपोजिट स्ट्रक्चर है, नियरली स्टेल्थ है। इसलिए स्ट्रक्चर का वेट कम होने से वो करीब 9000 किलोग्राम ये सुखोई जिसकी बात आप कर रहे हैं सर, वो 8000 के आसपास ले आता है। एक मेरे दिमाग में बात आ रही है। सुखोई मैं इसमें बैठ के मैंने सर मुझे सौभाग्य हुआ है कि इसके कॉकपिट में मैं बैठा। जी जी, एयर मार्शल फिलिप राजकुमार थे और उनके साथ हम सरगोधा के दिनों को याद कर रहे थे। पुणे गए थे आप? जी, लेकिन मैं जब और वहां आपको याद करने वाले आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है जो आज वहां फाइटर पायलट हैं और आपको याद कर रहे थे बड़ी श्रद्धा के साथ सर। लेकिन मैं ये देख रहा था कि वो जो कॉकपिट है सर, इतनी कम जगह होती है और इतने सारे स्विचेस होते हैं सर, कैसे इतनी कम जगह पे इतना यहीं पर आता है वो काम जो पीएबीटी बता गए ना ये। अगर आपके अंदर वो चीजें नहीं होंगी जी, वो दैट काइंड ऑफ रिस्पांस कि आप जब कुछ देखते हैं और काम करते हैं, जिसको मूडा रूप बोलते हैं, आपका अपना, इट हैज टू बी एक्सट्रीमली। तो ये सर ये जो सिमुलेशन, ये वीडियो गेम सिमुलेशन हो गया ना एक तरीके का। देखिए, फाइटर पायलट या पायलट बनना बहुत डिफिकल्ट मैन्यूवर है। हमारे को बताया जाता है इवन ए मंकी कैन फ्लाई बट यू हैव टू कम बैक। तो वो मुश्किल होती है कि वापस आना है आपको, तो वहां से शुरुआत होती है हमको। और वो 7वें 8वें सॉटी में जब अकेले आप जाते हो, पहले दिन पूरा आकाश आपके पास और ये मैन्यूवर्स जो आपको करना है, चाहे वो स्पिन हो, चाहे वो बैरल रोल हो, चाहे रोल हो, चाहे वो कोबरा हो, और जब आप गिरे आउट होते हो, जब आप हैंग आउट होते हो, जब आप ब्लैक आउट होते हो, और जब अब मैं इंस्ट्रक्टर पायलट हूं, हमें मारना पड़ता है उनको जोर से, लिमिट, बिकॉज़ वो जोर से खींचता है टोटल। ये जरा क्लोज बनाओ, श्याम सर का एक क्लोज बनाओ सर, कैसा होता है वो चेहरा उसमें दिखाइए, क्लोज बनाओ जरा, चेहरे पे क्लोज करो, उनको चेहरे पे क्लोज मैं गिरूंगा, अब मैं गिरूंगा, तो ये ब्लैक आउट हो जाता है क्योंकि खून नहीं है इधर। आपने जी पुल किया, जिसकी बात एयर वाइस मार्शल ने की, वो जी पुल कर रहे हो आप, और वहां पे जी मीटर दिखाता है 5 6 रोल, तो ये रोल करना पड़ता है। ये मैन्यूवर वो छोटे से कॉकपिट में, और साथ में टोटल मोर देन हाफ फॉरवर्ड, लेफ्ट हैंड स्टिक, जेटसन कैनोपी, करेक्ट पोस्चर, इजेक्ट, करेक्ट पोस्चर, इजेक्ट। इजेक्ट नहीं करोगे, करेक्ट नहीं करेगा। ये मैं जानना चाहता हूं सर, अभी जो जगुआर का एक्सीडेंट हुआ उसमें जो पायलट थे, क्या वो टाइम पे इजेक्ट नहीं कर पाए सर? देखिए, ये तो मुश्किलात है कहना। आप 10,000 15,000 फीट से जब स्पिन में आते हो, आप जैसे पत्ता गिरता है, यॉ, रोल, पिच, तीनों में ये गिरता है, जब आप देखते हो उसको कहते हैं कि आप स्पिन में आ गए हो। मतलब या तो आपकी हाइड्रोलिक्स फेल हुई है, या आप इंजन अगर फेल होता है तो आप ग्लाइड कर सकते हो। हाइट रहती है 30,000 फीट, 40,000 फीट, आप ग्लाइड कर सकते हो। हमें सिखाया जाता है इंजन फेल करके आप कैसे आके लैंड कर सकते हो बिना इंजन के। हर पायलट को एयरफोर्स एकेडमी में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो 5000 फीट पे आके इंजन ऑफ करता है, ये सिमुलेट करता है और आपको लैंडिंग करनी। अगली खबर बताने से पहले कभी देखिएगा फाइटर पायलट्स को, ये जी को अनुभव करना है। आप सोचिए अगर आप 80 किलो के हैं, अचानक आपको लगे कि आप 720 किलो के हो गए, 9G, और उस समय आप चले जा रहे हैं एक ऐसी रफ्तार में जो हवा से लगभग ज्यादा, आवाज से तो ज्यादा होती है, मैक न जाने कितने गुना रफ्तार होती है उसकी। अगली खबर देखिए, यूक्रेन का पिन पॉइंट अटैक, रूस के रक्षा संयंत्रों पर हमला, रूस की जेट फैक्ट्री पर अटैक, ड्रोन से रूस के ठिकानों को उड़ाया जा रहा है। यूक्रेनी ड्रोन उस संयंत्र पर हमला कर रहे हैं जहां रूस अपने मिग 29 KUB और मिग 29 MM2 लड़ाकू विमान बनाता है। रशिया का प्रोडक्शन सर नेटो से हर एक मामले में, एमुनिशन के मामले में, तमाम मामलों में इतना ज्यादा जी, ये क्यों है सर? ये तो पूरी कंट्रियां लगी हुई हैं, अपना 5% और बढ़ा दिया, उसके बावजूद रशिया आगे क्यों दिखता है? देखिए, इनका प्रोडक्शन उतना है ही नहीं। सारे नेटो कंट्रीज, जब नेटो कंट्रीज यूक्रेन को सप्लाई कर रही थी 155 मिलीमीटर के शेल्स, यानी कि फायर करने के लिए मीडियम गन सप्लाई कर रही थी, जितना रशिया एक हफ्ते में फायर करता है उसका 1/3 सप्लाई कर पा रहा था पूरा नेटो शामिल अमेरिका। माय गॉड, इनकी उतनी कैपेबिलिटी है नहीं। तो सर बीच में रशिया के बारे में कह रहे थे कि उसको उत्तर कोरिया से लेना पड़ गया था एमुनिशन, क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि अब आप मिलियंस ऑफ शेल्स फायर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं से तो लेंगे। देखिए, साफ सीधी बात है, आप लेते हैं, सब लोग लेते हैं। तो जब आप इस लेवल पे फायर करेंगे रोज, आप ये कह रहे हैं कि रशिया एवरी वीक एट वन पॉइंट इन टाइम वाज फायरिंग बिटवीन 3 लाख to 4 लाख शेल्स एवरी वीक। आपने पूरा पहाड़ के पहाड़ काले कर दिया। दिनेश, ये जो गौरव बता रहे हैं, अमेरिका ने एक्सेप्ट किया था कि हमारी सर्च कैपेसिटी नहीं है एम्युनिशंस बनाने की, हम दे नहीं सकते अनलेस खाली हो जाएं। इसीलिए रशिया का प्रोडक्शन, जो कंबाइंड उनका प्रोडक्शन है, उससे बहुत ज्यादा है। तो क्या ये माना जाए कि आज वैसे सामरिक ताकत में, जज्बे में, अगर कोई देश वाकई सैल्यूट के लायक है मैन्युफैक्चरिंग में और तमाम तरह की निर्भरताओं में, अपनी आत्मनिर्भरता में, क्या वो रशिया है सर? और उससे सीखना चाहिए, ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन भारतीय नौसेना की और बढ़ेगी ताकत, डीआरडीओ बना रहा है हाई स्पीड टॉर्पीडो। विशाखापट्टनम में हाई स्पीड टॉर्पीडो पर काम जारी है। टॉर्पीडो की स्पीड 148 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अब टॉर्पीडो की बात है तो कैप्टन श्याम से अच्छा कौन बताएगा सर, ये क्या होगा इसके आने से?
तो देखिए टॉर्पेडो जो एक तरह से अंडर वाटर मिसाइल है और ये हमारे सरफेस शिप्स में और हमारे सबमरीन्स में लगी होती है। ये जो है ना सुपर कैविटेशन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि जब ये चलता है तो अपने आगे एक वेपर का एक तरह से अपनी तरफ चारों तरफ एक सर्किल बनाता है और उस मीडियम में तो एक तरह से एयर के मीडियम में जाता है पानी के अंदर, तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ जाती है और ये जाके अटैक कर सकता है उतनी दूर तक। ये क्या कहलाता है सर ये टेक्नोलॉजी? सुपर कैविटेशन कहते हैं सुपर कैविटेशन। आप ये देखिए, अगर पानी में आपने कभी चल के देखा या दौड़ के देखा, देखिए कैसे आप फंसे हुए से लगते हैं, लेकिन उसी में आपको पानी के भीतर रहे लेकिन हवा जैसी आजादी मिल जाए तो कितनी तेजी से आप भागेंगे। यही होता है टॉर्पीडो के साथ। ये सरलीकरण कर दीजिए, इन्होंने कहा आगे कैविटी क्रिएट करता है। कैविटी क्रिएट, सुपर कैविटेशन मतलब आगे कैविटी, आगे गुफा एक तरीके की बना लेता है वो हवा की, जिसके जरिए आगे बढ़ता है। जी ये जो सारे के सारे शिप्स में लगेगा, सबमरीन में लगेगा और इसके साथ हमारी कैपेबिलिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि आज की जो सबमरीन्स है, खासकर न्यूक्लियर सबमरीन हमारी एडवांस की चाइना की, तो उनकी स्पीड ज्यादा है, वो जिगजैग मोशन करते हैं, एंटी सबमरीन काउंटर मेजर। लेकिन सर वो जो एक टॉर्पीडो बना रहा है पाकिस्तान, कटोरा टॉर्पीडो, सर उसका मुकाबला कैसे करेगी दुनिया? कुछ नहीं है? आप कर ही नहीं सकते कटोरे का मुकाबला। आप देखिए सामने शहबाज शरीफ आया, हाँ। यहाँ मोदी जी बैठे हैं, हाँ। बैठे हैं सामने। जी। शहबाज शरीफ ने मोदी जी के पैर पकड़ लिए, हाँ। कह रहा नहीं छोड़ूंगा, हाँ। 2-5 अरब हाँ। देने पड़ेंगे मोदी जी को मजबूर होके, वो नहीं छोड़ रहा पैर। सही बात है, इतना खतरनाक दुश्मन है हमारा, लेकिन अगर पैर ही पकड़ लेगा। अरे मोदी जी के पैर पकड़ लिए शहबाज शरीफ ने, क्या कर लेंगे मोदी जी? कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको देना पड़ेगा उसको पैसे। सही बात। ये पाकिस्तान का सुपर पावर, यही कटोरे का जवाब है। लेकिन सर एक चीज और है, सुपर कैविटेशन। नहीं, भिखारियों में अब वो वाली भी एक नई जनरेशन 6, जो 6 जनरेशन की बात कर रहे हैं ना, भिखारियों में वो जनरेशन आ गई है जो स्टेल्थ वाली, जो एक तो स्टेल्थ है, दिखती नहीं है, समझ में नहीं आता देखने के बाद कि ये भिखारी हैं, और दूसरा QR कोड साथ में लेके चलते हैं कि अगर सिक्के ना हो तो एक काम करो इसमें डाल दो कुछ। ये वाली अगली खबर देखिए, इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी, 7 मॉडर्न स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने की तैयारी, 70,000 करोड़ की लागत से 7 फ्रिगेट बने। सर ये जैसे हम समझ रहे हैं, अभी इनसे समझा हमने कि LCA क्या है, AMCA क्या है, जल्दी से हमको ये समझाइए फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं सर? देखिए फ्रिगेट जो है एक स्टैंड अलोन शिप होता है, जो जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है, फिर हमारे पास फ्यूल टैंकर है, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हैं और ये फ्रिगेट हैं। तो डिस्ट्रॉयर्स जो होते हैं वो एक ज्यादा शक्तिशाली, उनमें गन नहीं, सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा कॉर्वेट या मिसाइल बोट्स, जो मैंने कराची पे अटैक किया। कॉर्वेट सबसे छोटा, उसके बाद छोटा तो नहीं कह सकते, उससे भी बहुत छोटे। मैं वेपन प्लेटफॉर्म नहीं, मैं तो कंपैरिजन में जानना चाह रहा हूं। वेपन प्लेटफॉर्म की बात करें तो कॉर्वेट सबसे छोटा, SW कॉर्वेट सबमरीन के मारने के लिए और एयर डिफेंस के लिए अलग कॉर्वेट, या कम आजकल तो सब लोग। उसके बाद फ्रिगेट जो है लंबे समय तक 30 दिन 40 दिन तक ऑपरेट कर सकता है, स्कॉट कर सकता है, सीलेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कॉर्वेट के बाद फ्रिगेट, फ्रिगेट के बाद डिस्ट्रॉयर्स का जो है अपना तरीका है, सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा माइटी वेपन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सूट्स के साथ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। डिस्ट्रॉयर के आगे भी, और फिर होता है एयरक्राफ्ट कैरियर और बीच में टैंकर, जो कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है। अगली खबर देखिए, इजराइल के बाचयाम में बड़ी कार्रवाई, हटाई जा रही है क्षतिग्रस्त इमारतें। ईरानी हमले में इमारतों को हुआ था नुकसान, सुरक्षा कारणों से प्रशासन का बड़ा फैसला। इस तरह की इमारतें न जाने कितनी बार वो बनाकर ध्वस्त करके फिर बना सकते हैं, ये है इजराइल। लेकिन ईरान उधर चिंता करे, ईरान में जो वहां पर तबाही हुई है उसके बाद वो बिल्डिंग गिरा रहे हैं, बना रहे हैं। क्या हो रहा है? कह रहे हैं कि वहां जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनमें नीचे ही दबा हुआ है, फिर कहते हैं नहीं ले गए हैं, फिर कहते हैं नहीं छिपाया है, बाकी जगहों पर रख दिया। ऐसी वहां पर खतरनाक एम्बिग्विटी नहीं, पता नहीं कौन सी ग्विटी मची हुई है वहां पे। लेकिन मैं कैप्टन श्याम, ये मैं एक बार फिर से आपको इधर लेकर आना चाहता हूं। नेवी अपनी एयर पावर के मामले में वहां सब कुछ ठीक है या वहां पे भी जरूरतें हैं उस तरह की, जैसा अभी बताया जा रहा है 31 है, 42 चाहिए? नहीं, पहले एक जरा सा ऐड कर दूं मैं, एक्स्ट्रा स्पीड जो हमें एक्स्ट्रा रेंज जो हमने अभी एक रॉकेट बनाया है, जैसे ये गोला आपने बनाया, DRDO ने बहुत बेहतरीन रॉकेट बनाया है, जो हम रशियन रॉकेट रखते थे पहले। कई लोग नहीं समझते कि रॉकेट का क्या फायदा है, सबमरीन को कैसे मार देगी रॉकेट। तो देखिए अंडर वाटर एक्वेस्टिक प्रेशर में अगर सबमरीन के 200, 300 या 50 मीटर दूर भी जाके कोई रॉकेट गिर जाए और अंदर जाके एक पर्टिकुलर ड्रिफ्ट पे जाके फटे, तो वो उसका हल क्रैक हो जाएगा और सबमरीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये हम एक साथ एक डायमेंशंस में 8 किलोमीटर के रेंज पर अब हम इसको मार सकते हैं। 8 किलोमीटर ही क्यों? क्योंकि हमारी जो आजकल सोनार है ना, अभी भी सोनार इतनी डेवलप नहीं हुई है जो किसी शिप को या सबमरीन से शिप को या शिप से सबमरीन को 4-5 किलोमीटर से ज्यादा पकड़ सके। अच्छा। इतनी नजदीक सोनार वेव्स, सोनार जो होता है इक्विपमेंट, जैसे रडार है वैसी सोनार है। हाँ, साउंड नेविगेशन रेंजिंग जैसे रडार होता है उसी तरह से अंडर वाटर में सोनार होता है। तो पैसिव सोनार में आप चुपचाप सुनते रहते हो, हम एक्टिव एयर डिफेंस की अभी बात कर रहे थे। पैसिव एयर डिफेंस में आप 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से सुन
सुन सकते हो, लेकिन एक्टिव होने के लिए फायर कंट्रोल रडार को, फायर कंट्रोल सोनार को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए 5 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा। जब आप आएंगे तो आप टॉर्पीडो और या आपके रॉकेट्स में मारे जाएंगे। तो 8 किलोमीटर की रेंज से डीआरडीओ ने अभी परसों ही बनाया है, बहुत ही वायरल हो रहा है। और गोला जैसे बात किया, उसी का इक्विवेलेंट आप कह सकते हो, इसलिए मैंने कवर किया। लेकिन अब क्योंकि हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं सर,